अब बात करते हैं प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन होता क्या है? तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो प्रोग्रेशन जो होता है एक खास तरह का सीक्वेंस होता है। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस, एक खास तरह का सीक्वेंस होता है जो एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, जो एक खास तरह के पैटर्न को क्या करता है? फॉलो करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़िए। तो प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। एक खास तरह का सीक्वेंस होता है जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, तो उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं भैया, वो सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन है। ठीक है, अच्छा। अब बात आती है कि क्या भैया हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन है? तो नहीं, हर एक सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस जो है, हर एक सीक्वेंस जो है एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वैसा सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करेगा वही प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, वैसा सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न क्या करेगा? फॉलो करेगा। ठीक है, वही सीक्वेंस, ठीक है, वही सीक्वेंस क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हर एक सीक्वेंस जो है, हर एक सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, क्या जरूरी नहीं है? कि भैया जो सीक्वेंस हो वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करे, या ये भी जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस है उसके जो टर्म्स हैं उनको एक फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, या आप ऐसे बोलो कि जरूरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस का एक जनरल फॉर्मूला हो। ठीक है, तो वही सीक्वेंस जिनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, वैसे सीक्वेंस जिनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं भैया प्रोग्रेशन। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा, प्रोग्रेशन का आइडिया लग गया। अच्छा, अब बात आती है कि भैया प्रोग्रेशन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेशन जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है एपी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा जीपी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक होता है एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चौथा होता है जिसको बोलते हैं एमपी, है ना, और एमपी का मतलब होता है मिक्स्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, एमपी का मतलब क्या होता है? तो मिक्स्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, और मिक्स्ड प्रोग्रेशन में भी दो तरह के आते हैं। ठीक है, दो तरह के प्रोग्रेशन आते हैं। एक आता है एजीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और दूसरा आता है एएचपी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिको हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन ध्यान में रखिएगा, प्रोग्रेशन क्या होता है? तो एक खास तरह का सीक्वेंस, ठीक है, जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे। ठीक है, और ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑल सीक्वेंसेज आर नॉट प्रोग्रेशन, ऑल सीक्वेंसेज आर नॉट प्रोग्रेशन, बट एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, बट एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या भैया? फिर से, कि हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है, हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हर एक प्रोग्रेशन जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, और प्रोग्रेशन कितने तरह के होते हैं? तो मेनली 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एमपी यानी मिक्स्ड प्रोग्रेशन। और मिक्स्ड प्रोग्रेशन दो तरह के होते हैं, एजीपी और एएचपी। ठीक है, लेकिन मेनली जो होता है यही दो तरह के होते हैं, एपी और क्या चीज? जीपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा एपी जान लेते हैं, थोड़ा जीपी जान लेते हैं। ठीक है, यानी एपी और जीपी में क्या अंतर है? ठीक है, थोड़ा हम लोग बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट फोकस करेंगे एपी पर। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले एपी कवर करना है, अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक है, उसके बाद जीपी पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा एपी और जीपी में क्या क्या डिफरेंसेज हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, क्या देखिए भैया कि प्रोग्रेशन जो होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, और प्रोग्रेशन को आप सीक्वेंस बोल सकते हो। ठीक है, प्रोग्रेशन को आप सीक्वेंस बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि भैया ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आप ऐसे बोलो कि भैया जो प्रोग्रेशंस होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा क्या चीज? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब कैसे पता करेंगे कि भैया कौन सा अर्थमेटिक है, कौन सा ज्योमेट्रिक है? ठीक है, कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है, क्या आसान तरीका है? कि अगर डिफरेंस जो है,
ठीक है, अगर डिफरेंस है, अब किसके बीच का डिफरेंस, तो सिंपल तरीके से समझा जाए तो नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, फिर से नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो समझ लीजिए कि वो किस में है, वो एपी में है, वो किस में है, या वो किस तरह का प्रोग्रेशन है, तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट का मतलब क्या कि अगर रेशियो कांस्टेंट है ना, अगर रेशियो कांस्टेंट है तो समझ लीजिए कि वो किस में है, यानी वो कौन सा प्रोग्रेशन है, तो वो भैया एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। कौन सा प्रोग्रेशन है, तो वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। नहीं समझ आया, कोई नहीं, चलो एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, मान लेते हैं कि यहां पे, ठीक है, यहां पे कुछ टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म नहीं, बहुत सारे टर्म है। आप ऐसे बोलो कि यहां पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है एक खास तरह के सीक्वेंस है, ठीक है, तो आप ऐसे बोलो कि ये एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक प्रोग्रेशन। क्या प्रोग्रेशन भैया, तो वैसा सीक्वेंस जो एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको पता करना है कि भैया ये जो प्रोग्रेशन है, क्या ये एपी है कि जीपी है, क्या ये एपी है कि जीपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो देखिए सबसे आसान तरीका, ठीक है, कि अगर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, फिर से नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, फिर से नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी A3 माइनस A2, फिर से नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म A4 माइनस A3। तो अगर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 अगर है कांस्टेंट, अगर क्या है, कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो आपका प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये जो प्रोग्रेशन है ये किस में है, तो भैया ये एपी में है, ये किस में है, तो ये एपी में है। तो फिर से अगर डी है कांस्टेंट, ठीक है, डी को क्या बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर डी है कांस्टेंट तो बोलेंगे कि भैया ये जो प्रोग्रेशन है ये किस तरह का प्रोग्रेशन है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कि भैया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे पता करें। तो सिंपल सी बात है, अगर नेक्स्ट टर्म का और प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो कांस्टेंट, फिर से अगर नेक्स्ट टर्म का और प्रीसीडिंग टर्म का अगर रेशियो है कांस्टेंट, यानी क्या भैया, यानी नेक्स्ट टर्म क्या है A2, प्रीसीडिंग टर्म क्या है A1, यानी A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू A4 बाई A3, यानी अगर है रेशियो कांस्टेंट, अगर है रेशियो क्या चाहिए भैया, कांस्टेंट, तो बोलेंगे कि भैया ये जो प्रोग्रेशन है आपका ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। किस तरह का प्रोग्रेशन है, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलो या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलो, एक ही चीज है। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलो या अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यहां तक आधी बात समझ नहीं आई, कोई नहीं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये आपका A1 है, ये क्या है A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये क्या है भैया, तो A5 है, ठीक है, ये A5 है, और ये कहां तक गया है, तो ये 35 तक गया है, ठीक है, और ये कहां तक गया है, सेकेंड वाला ये -12 तक गया है, ये आपका 27.2 तक गया है, ये आपका 3 पाई प्लस 9 तक गया है, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानिए क्या ये सीक्वेंस है, सबसे पहले ये पहचानिए कि क्या ये सीक्वेंस है, तो यस ये सीक्वेंस है, पहली बात, ठीक है। फिर पहचानिए कि भैया ये किस तरह का सीक्वेंस है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो बताएंगे आप कि भैया ये जो है एक फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, ठीक है। हमने आपको अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आप पता करोगे कि भैया कौन सा फाइनाइट टर्म है, कौन सा इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है। तो इसके पास लास्ट टर्म है, यानी ये फाइनाइट टर्म है, ठीक है। क्या ये जो सीक्वेंस है एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यस ये सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप देख के बता सकते हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये एक प्रोग्रेशन है, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, प्रोग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अब पता करना है कि भैया ये किस तरह का प्रोग्रेशन है, कि या क्या ये एपी है कि ये जीपी है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया भैया, कि अगर हो डी कांस्टेंट, अगर हो डी कांस्टेंट, यानी अगर A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 किसके बराबर हो, A3 माइनस A2 के बराबर हो, ठीक है, और ये किसके बराबर हो, तो A4 माइनस A3 के बराबर हो, यानी अगर हो डी कांस्टेंट,
अगर कॉमन डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया वो किस में है, एपी में है। ठीक है, तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि भैया ये A1 है, फर्स्ट टर्म है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये क्या है भैया, ये A5 है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 निकालोगे तो 4 में से 1 घटाओगे, देन यू गेट 3। फिर आपको A3 माइनस A2 निकालोगे तो 7 में से 4 घटाओगे, 7 माइनस 4 घटाओगे। ठीक है, 7 में से 4 घटाओगे, देन आपको 3 मिलेगा, है ना। फिर 10 में से 7 घटाओगे, देन यू गेट 3। 13 में से 10 घटाओगे, देन यू गेट 3। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि भैया यहाँ तो D कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया कि अगर कॉमन डिफरेंस हो कांस्टेंट, अगर कॉमन डिफरेंस हो कांस्टेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये जो है एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, या ये जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये कौन सा प्रोग्रेशन है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आगे बात समझ। ठीक है, अच्छा आप ये तीनों भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों को भी आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, तो आपको पता है कि आपको डी निकालना है। आपको क्या करना है, डी निकालना है। डी यानी कॉमन डिफरेंस, डी यानी कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट टर्म में से प्रेसिडिंग टर्म घटा देना, नेक्स्ट टर्म में से प्रेसिडिंग टर्म घटा देना। ठीक है, जैसे इसको देखो, 1 में से 9 घटाओगे, 1 में से 9 घटाओगे तो -60, फिर -7 में से 1 घटाओगे तो -60, -15 में से -7 घटाओगे तो -60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे डी कांस्टेंट है। ठीक है, इन चारों में डी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, डी कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या भैया कि ये जो है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये किस तरह का सीक्वेंस है, ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, या इसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी क्या है, कांस्टेंट है। आगे बात समझना, डी है कांस्टेंट, समझ लो एपी है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। चलिए अब इसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 4 सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए कि क्या ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, क्या ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो सीक्वेंस है एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये एक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि क्या भैया ये जीपी है कि ये एपी है कि जीपी है। तो अंतर पहले देख लो, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर है, यहाँ पे 16 का अंतर है। तो भैया यहाँ पे तो डी कांस्टेंट नहीं है, तो डी कांस्टेंट नहीं है तो ये एपी तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो बचा क्या, जीपी। तो ये 100% क्या है, जीपी है। ठीक है, लेकिन करके देखा जाए तो जीपी के लिए क्या कंडीशन हमने आपको बताया कि भैया आपको रेशियो निकाल के देखना पड़ेगा, आपको A2/A1 करके देखना पड़ेगा, A3/A2 करके देखना पड़ेगा, आपको A4/A3 करके देखना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/2 है ना, 4/2, फिर 8/4, फिर 16/8, फिर 32 कितना भैया, 16। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है ना। यानी यहाँ से आपको जो r मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे r क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ जो r है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर r है कांस्टेंट, अगर r है कांस्टेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये जो है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अच्छा जैसे हमने इसको चेक किया, आपको भी क्या करना है, इन तीनों को खुद से चेक करना है। ठीक है, अच्छा एक दो बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ए का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म, याद रखिएगा। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे हमने आर बताया, आर का मतलब क्या होता है, तो कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर है डी कांस्टेंट तो एपी में है। ठीक है, अगर आर है कांस्टेंट तो वो जीपी में है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम लोग जो है ट्रूली फोकस करते हैं एपी पर। ठीक है, हम लोग एपी पहले कवर कर लेते हैं, फिर जीपी पर आएंगे। चलिए एपी, तो एपी तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा एपी का कि अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है, अगर नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है, सिंपल तरीके से बोलोगे अगर आप कि अगर जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, या सिंपल डिफरेंस बोलो, ठीक है, डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये वो जो प्रोग्रेशन है वो किस तरह का प्रोग्रेशन है, वो एक
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलो या उसको आप क्या बोल सकते हो, अर्थमेटिक सीक्वेंस बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना अच्छे तरीके से। फिर से, तो अगर आपका डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म अगर सेम है ना, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म अगर सेम है, ठीक है, या सिंपल बोलो कि अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो क्या है, एपी में है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आपको पता है कि भैया ये A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है, ये A3 है, ये A4 है, और ये क्या है भैया, तो ये A5 है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको D निकालना है। और D कैसे निकालते हो, तो अभी हमने आपको बताया कि भैया आपको A2 में से A1 घटाना पड़ेगा, यानी क्या, नेक्स्ट टर्म से प्रेसिडिंग टर्म, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर A3 में से A2 घटा के देखना पड़ेगा, फिर आपको A4 में से, है ना, A4 में से A3 घटा के देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको A5 में से A4 घटा के देखना पड़ेगा, ठीक है। अब घटा के देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो खुद से करके, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यानी यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 3 है। यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 3 है ना। फिर से पढ़िए कि ये जो सीक्वेंस है आपका, ये सीक्वेंस क्या है, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस है, 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस जहां भी दिख जाए कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो समझ लीजिए कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, है ना, ये सब हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि भैया इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 3 है, यानी इसका डी कितना निकल गया, तो 3 निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद आपको यहां तक तो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक दो चीज और यहाँ पे देखो, ठीक है। क्या देखो भैया, कि ये जो 8 है, ये जो 8 है, इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे 8। ये जो 11 है, 11 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 8 + 3। ये जो 14 है, 14 को लिख सकते हैं क्या हम लोग, 8 + 3 + 3। 17 को लिख सकते हैं क्या हम लोग, 8 + 3 + 3 + 3। और 20 को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, 8 + 3 + 3 + 3 + 3, है कि नहीं। अच्छा, अब ऐसा हमने क्यों लिखा, अब इसको हम थोड़ी देर में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो पहले आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है। फिर से एक बार, तो अगर है डी कांस्टेंट एपी में है, अगर आर है कांस्टेंट तो जीपी में है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से, एपी क्या होता है, ठीक है। और ए का मतलब याद रखिएगा, ए का मतलब क्या भैया, फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी का मतलब क्या भैया, तो कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना। अब चलिए, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, आप बताइए खुद से, क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो खुद से देखो, आप क्या करोगे, डी निकालोगे। डी कैसे निकालोगे, तो आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रेसिडिंग टर्म घटाना पड़ेगा, तो 3 मिलेगा, है ना। तो यहां भी देख लो, यहां भी 3 मिलेगा, यहां से भी 3 मिलेगा, यहां से भी 3 मिलेगा। तो यानी यहां जो डी है, डी कितना है, 3 है, यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। और कॉमन डिफरेंस अगर है कांस्टेंट तो भैया सोचना ही नहीं है, वो क्या है, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या वो एक अर्थमेटिक क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलो या अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलो, दोनों चीजें क्या है, सेम है, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। इसको थोड़ा हम इरेज करके फिर से लिखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानिए कि क्या ये सीक्वेंस, ठीक है, क्या ये सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो सीक्वेंस है एक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर हमको देखना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है। तो आप देखो ध्यान से कि भैया यहाँ पे डी कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि डिफरेंस सेम है कि नहीं है, यानी डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हो, तो अभी हमने आपको बताया कि ये है आपका A1 यानी फर्स्ट टर्म, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5। डी कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करोगे, A2 में से A1 घटाओगे, फिर आप A3 में से A2 घटाओगे, फिर आप A4 में से A3 घटाओगे, फिर आप A5 में से क्या घटाओगे, A4 घटाओगे। और घटा के आप देखोगे कि भैया यहाँ पे देख रहे हो आप, घटाने पर आपको कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 5 है।
तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, और कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो कि भैया ये जो है किस तरह का सीक्वेंस है या किस तरह का प्रोग्रेशन है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये किस तरह का प्रोग्रेशन है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा टर्म हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म आपका, है ना, ये जो हो गया ये कौन सा टर्म हो गया, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म आपका। ठीक है, और यहाँ पे डी कितना हो गया, डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो डी हो गया आपका 5, डी कितना हो गया 5। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, ए का मतलब क्या होता है, इनिशियल टर्म, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल टर्म यानी स्टार्टिंग टर्म, स्टार्टिंग टर्म यानी फर्स्ट टर्म। ठीक है, और डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब क्या चीज, तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो होता है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमने समझा दिया आपको। ठीक है, ए डी हमने सब समझ लिया। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, क्या होता है भैया, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, फिर से ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस प्रकार से चलते जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एक बार पढ़ लीजिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो एक डिस्क्रिट एनालॉग होता है। किसका डिस्क्रिट एनालॉग होता है, तो भैया लीनियर फंक्शन का एक डिस्क्रिट एनालॉग होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, टर्म्स को देख लेते हैं एंड कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, और सारे फॉर्मूले को हम लोग डिराइव भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप एक बार रिकॉल कर लो, एक बार ध्यान पे रख लो। चलो, ए का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, एन का मतलब क्या, nth टर्म, इसको आप T1 भी लिख सकते हो, इसको आप Tn भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा n का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, Sn का मतलब क्या, तो सम ऑफ n टर्म, Sn का मतलब क्या, सम ऑफ n टर्म, D का मतलब क्या, तो D का मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा ठीक है, डी का मतलब क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने आपको सीक्वेंस दिया था, सीक्वेंस से हमने बहुत सारे सीक्वेंस आपको दिए और सारे सीक्वेंस का हमने क्या निकाला, जनरल टर्म निकाला। ठीक है, लेकिन ये जो जनरल टर्म है, ठीक है, ये जो nth टर्म है ना, और nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं, है ना, en बोलते हैं इसको, या जनरल टर्म बोलते हैं, या इसको हम लोग tn भी बोलते हैं। ठीक है, तो ap का जनरल टर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा a प्लस n माइनस वन इंटू टी। फिर से nth टर्म क्या होता है, या जनरल टर्म क्या होता है ap का, तो याद रखिएगा nth टर्म होता है भैया, यानी an इक्वल टू a प्लस, ठीक है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फिर से क्या होता है भैया, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, याद रखिएगा। ठीक है, an इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और सम भी आपको याद रखना है। ठीक है, सम भी आपको याद रखना है कि सम कितना होता है, तो Sn इक्वल टू, ठीक है, Sn इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, Sn इक्वल टू होता है n बाई टू, Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस an। फिर से Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस an। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग nth टर्म या जनरल टर्म AP का जो जनरल टर्म है इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इस पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सम का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर सम पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है जनरल टर्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 टर्म यानी 15वां टर्म दिया है 38। ठीक है, डी जो दिया है -3। ठीक है, तो 15वां टर्म, ठीक है, तो 15th टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, अच्छा 15 टर्म को आप लिख सकते हो कितना भैया, तो a प्लस 14d, याद रखिएगा 15th टर्म को आप कितना लिख सकते हो, a प्लस 14d। ठीक है, 15 टर्म को आप a प्लस 14d लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा सेकेंड टर्म को आप कैसे लिखोगे, तो सेकेंड टर्म को आप लिख दोगे a प्लस डी, याद रखिएगा सेकेंड टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस डी। थर्ड टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, तो थर्ड टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस टू डी। ठीक है ना, थर्ड टर्म को आप लिख सकते हो कैसे, a प्लस टू डी। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि ये बात हम कैसे लिख रहे हैं, ये चीज हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि भैया कोई भी जनरल टर्म nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे 15 टर्म गिवन था,
है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन सा टर्म गिवन था, 15th टर्म गिवन था, तो 15वां टर्म है ना। तो an है यानी a 15 है, तो कैसे लिखोगे इसको आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये n है, तो 15 माइनस 1 इंटू क्या डी, यानी a15 को आप कितना लिख सकते हो, आप कितना a प्लस 14 डी, है ना। तो डायरेक्टली आपको याद रख लेना है कि a15 को a प्लस 14 डी, मान लो आपको 100 टर्म लिखना है तो a प्लस कितना डबल 9 डी, 99 डी। अगर आपको मान लो कि 50वां टर्म लिखना है तो कितना, आपको डायरेक्टली आप लिख देना यहाँ पे a प्लस 49 डी, ठीक है। और अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेशन हम थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं वो थोड़ा सीख लो आप पहले, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बातें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से आप, ठीक है। तो 15 टर्म को हम लोग कितना लिख सकते हैं, a प्लस 14 डी, कैसे लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। अच्छा, 15वां टर्म कितना दिया था, तो 38 है ना, यानी a प्लस 14 डी, a प्लस कितना डी 14 डी कितना दिया है, 38 दिया है क्या। अच्छा, यहाँ पे देखो d की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पे आप d की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आप d के जगह पे कितना रख सकते हो, -3 रख सकते हो क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप d की जगह पर रख दो, तो कितना हो गया, ये हो गया -42 इज इक्वल टू कितना हो गया 38, है ना, इज इक्वल टू क्या निकल गया 38। अच्छा, तो यहां से आप a कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, यहां से आप क्या कर सकते हो, a कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 38 तो हो गया, ये -42 है, उधर जाएगा तो +42, ठीक है। और इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो यहां से आपका a निकल जाएगा, ठीक है। यहां से क्या निकल जाएगा, आपका a निकल जाएगा, ठीक है। जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 42 और 8 कितना हो गया 50, और 50 और 30 कितना हो गया 80, यानी यहां से a निकल गया, a कितना निकल गया 80 निकल गया, है ना। यहां से a निकल गया, तो a कितना निकल गया, ए हमारा निकल गया, दैट इज फर्स्ट टर्म निकल गया कितना 80, ठीक है। अच्छा, अब आपको बोला जाए कि भैया आप एसएन भी निकालो, सम भी निकालो, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला यहाँ पे है, कैसे निकालोगे आप सम का फॉर्मूला, तो n/2 a प्लस an, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला भी जो है आप अप्लाई करके सम निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सम पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, सम हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, तो इसमें क्या लॉजिक था, आपको ये ध्यान रखना है कि 15 टर्म होगा तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, a प्लस 14d, ठीक है। अगर मान लो कि 1000 टर्म बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, उसको लिख दोगे a प्लस 999d, a प्लस 999d। चलिए, ये सब तो होगी बातें, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स समझते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस गिवन है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है, क्या पहचानना है कि भैया क्या ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, ठीक है। आप ऐसे बोलो कि क्या ये प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कितने का डिफरेंस है, 2 का 2 का 2 का, है ना। देख लो ध्यान से आप, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भैया ये जो है, ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो प्रोग्रेशन है आपका, ये एपी में है, ठीक है। इसको हम प्रोग्रेशन क्यों बोल रहे हैं कि ये, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, दैट इज व्हाई इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। और ये प्रोग्रेशन एपी में है, क्यों, क्योंकि भैया नेक्स्ट टर्म और प्रेसिडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, नेक्स्ट टर्म प्रेसिडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म प्रेसिडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए, यानी ए हो गया 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2, यानी डिफरेंस कितने का हो गया 2, ठीक है। चलिए, इसको देखिए, तो देखो ध्यान से, क्या ये जो प्रोग्रेशन है, ये एपी में है कि नहीं है। तो सिंपल सा रूल देख लेना कि डी कांस्टेंट है कि नहीं है, यानी नेक्स्ट टर्म और प्रेसिडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है। देख लो यहाँ पे 3 का अंतर है, 3 का अंतर है ना, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 3 का डिफरेंस है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, और ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म, है ना, यानी यहाँ जो ए है वो हो गया 2, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना हो गया 3 हो गया। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको एक जनरल टर्म गिवन है, ठीक है, जनरल टर्म गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि भैया आप यहाँ पे 5 टर्म निकालो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एक सिंपल सा कोई भी सीक्वेंस का, ठीक है, सिंपल सा कोई भी सीक्वेंस का यहाँ पे एक जनरल टर्म दिया गया है, ठीक है। देखिए, ये क्या है, जनरल टर्म है, एपी का नहीं है, समझिएगा ध्यान से, ये एपी का नहीं है, ये एक जनरल टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस का ये एक जनरल टर्म दिया गया है, ठीक है।
अच्छा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 टर्म निकालने हैं, फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, टर्म निकालने के बाद आपको बताना है कि क्या भैया ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बार आपको 1 पुट करना है, एक बार यहाँ पे आपको 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, 5 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे डाटा में देख लेना कि भैया जो डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 है, यानी ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो यहाँ पे जो रिजल्ट निकला, यहाँ पे जो सीक्वेंस मिला आपको, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये आपका अर्थमेटिक में है, या आप ऐसे बोलो कि ये जो प्रोग्रेशन यहाँ पे आया, ठीक है, ये जो प्रोग्रेशन है ये आपका ईपी में है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग काफी बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल मतलब लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म है आपको निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, काफी आसान है। फर्स्ट टर्म यानी ए यानी 1, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कैसे निकालोगे भैया, तो a2 माइनस a1, ठीक है। तो -4 और -1 कितना निकल गया, तो -5, ठीक है। चलिए अब ये दोनों क्वेश्चन खुद से करिएगा, ठीक है, खुद से करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये तो उसी का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उसी के सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस और है वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है आपका, डिफरेंस कितना है, तो 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए अब क्या, अब जो है यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप जो है यहाँ पे 5वां टर्म बताओ। तो 5वां टर्म आप कैसे बताओगे, 5th टर्म जो है आप कैसे बताओगे। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि भैया आप जो है डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, a+4d, है ना, a प्लस क्या चाहिए, 4d। तो a कितना है आपका, 3 है ना, और 4 इंटू डी, और यहाँ पे आपने d निकाला, अभी d कितना है 4, तो 4 4 16, और 16 3 कितना 19, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट टर्म निकाल दिया 19, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि भैया और टर्म निकालो यहाँ पे, यानी 1 2 3 4 5 तो हो गया, आपसे छठा टर्म बोला जाता, तो आप कैसे निकालते, a+5d करके निकाल देते, है ना, a+5d। तो a कितना है आपका, 3 है यहाँ पे, तो 3 डाल दो यहाँ पे, है ना, +5d, d कितना है 4 है ना, तो ये कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कितना भी टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a+d लिख सकते हैं, है ना। फिर से यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये क्या था 3 था, ठीक है, यहाँ पे क्या था 3 था, ठीक है, और ये क्या था 7, तो 7 को आप क्या लिख सकते हो, 3 + 4 लिख सकते हो क्या। अच्छा, यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, d है क्या, तो इसको आप 3 + 4 लिखो, या इसको आप a+d लिख सकते हो क्या। अच्छा, फिर क्या है 11 है, तो 11 को आप लिख सकते हो क्या, a+d+d, यानी a+2d लिख सकते हो क्या इसको आप, है ना। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भैया जो थर्ड टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं a+2d, फोर्थ टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं a+3d, फिफ्थ टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं a+5d, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टर्म आ रहा है, यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, वो इससे एक कम आ रहा है, इससे एक कम आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जो nth टर्म है एपी का, ठीक है, जो nth टर्म है एपी का वो कितना है, an इक्वल टू क्या है भैया, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद रखिएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्म है, तो ये है आपका जनरल फॉर्म, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला बोलो आप इसको, ठीक है, किसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला है किसका, एपी का, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा और ये फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से देखिए, यहाँ पे फिर से आपको समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था 3 था क्या, तो 3 को तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। ये जो 7 है, 7 को आप कितना लिख सकते हो, 3 + 4, तो ये जो 4 है, 4 क्या है आपका, डी था क्या, यानी T2 को आप लिख सकते हो क्या, a+d, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर तीसरा नंबर क्या था 11, अच्छा 11 को आप कैसे लिख सकते हो, 11 को आप लिख सकते हो क्या, 3 + 2 इंटू 4, अच्छा 4 क्या है, d है क्या, यानी इसको आप लिख सकते हो क्या, a+2d, है ना, इसको आप लिख सकते हो कि नहीं, a+2d। अच्छा, तो T3 को आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पे a+2d लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से T4 को आप क्या लिख दोगे,
ठीक है। T4 को आप क्या लिख दोगे, a+3d। ठीक है, आप इसको देखो, इसको आप T1 बोलो। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। T1 बोलो या A1 बोलो, एक ही चीज है। T2 बोलो या A2 बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, T3 बोलो, A3 बोलो, T4 बोलो या A4 बोलो, T5 बोलो या A5 बोलो, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, या आप ऐसे बोलो इसका कि nth टर्म क्या होता है AP का, है ना। nth टर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फिर से nth टर्म, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये अच्छे तरीके से आपको याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा, ये an क्या है, तो ये जो है आपका लास्ट, ठीक है, लास्ट टर्म इन द सीक्वेंस। ठीक है, या जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, अच्छा, ए क्या है, तो आपको पता है कि भैया ए का मतलब फर्स्ट टर्म है। एन का मतलब आपको पता है कि भैया पोजीशन इन द टर्म है। ठीक है, एन का मतलब पोजीशन इन द टर्म है। डी का मतलब आपको अच्छे तरीके से पता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसको आप nth टर्म बोलो, या इसको आप जनरल टर्म बोलो, या इसको आप जनरल फॉर्मूला बोलो, सब एक ही चीज है। ठीक है, जनरल टर्म बोलो किसका, एपी का। ठीक है, एपी का बोलो या एएस का बोलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलो या अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलो, सारी बातें एक ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक तो अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है आपसे, बोला गया है कि भाई आप 14th टर्म निकालो, यानी 14वां टर्म निकालो। ठीक है, तो 14वां टर्म आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक तो तरीका है कि भैया ये पूरा आप फॉर्मेट, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। कैसे भैया, तो A14 यानी क्या चीज, अभी आपने सीखा कि A14 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 13d, है ना। अच्छा, ए यहाँ पे कितना है, तो आप देख के भी कर सकते हो कि भैया यहाँ पे ए तो 4 है। ठीक है, और डी कितना है, तो देख लो कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है देख लो, तो भैया यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो 3 यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 13 इंटू 3 39, और 39 4 कितना 43, यानी यहाँ जो हमारा 14th टर्म निकला, यानी यहाँ पे जो हमारा 14वां टर्म निकला, वो कितना निकल गया 43। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा टर्म निकालना है, तो 32 यानी 32वां टर्म निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप, ठीक है, आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप फॉर्मूला पे रख दो। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आप क्या करो, डायरेक्टली अप्लाई कर दो। A32 का मतलब डायरेक्टली आप लिख दो यहाँ पे a प्लस 31d, डायरेक्टली आप कर सकते हो a प्लस 31d। तो यहाँ पे a कितना है, आपको पता है कि भैया यहाँ पे a जो है वो कितना है 79 है। d कितना है, आपको पता है कि भैया -4 है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर दो, वैल्यू रख दो यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए, तो a कितना है आपका 79, तो यहाँ पर 79 रख दो, प्लस 31 इंटू डी, 31 इंटू डी, डी कितना है -4 है। ठीक है, तो डी की जगह पे कितना रख दोगे, -4 रख दोगे, और सिंपली इसको क्या कर दो, आप सॉल्व कर दो। ठीक है, सिंपली इसको क्या कर दो, आप सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -45 आएगा। ठीक है, आप इसको पूरे प्रोसीजर वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बोला जा रहा है कि भैया यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है ना, यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, और पूछा है यहाँ पे कि फाइंड व्हाट नंबर इज -169। ठीक है, कौन सा नंबर जो होगा वो -169 होगा। यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे लास्ट टर्म दे दिया है, यानी यहाँ पे आपका nth टर्म दे दिया है, यानी यहाँ पे आपका an दे दिया है। क्या दे दिया है, तो an दे दिया है। a कितना है, तो आपको पता है a कितना है 79, अंतर कितने का है, तो अंतर भी दे दिया है -4। ठीक है, अच्छा, आपको पता है, क्या पता है, an का फॉर्मूला, यानी आपको nth टर्म पता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको an की वैल्यू पता है, आपको a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू एज इट इज रख दो, और सिंपली सॉल्व कर दो, तो आपको n मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि इस सीक्वेंस का, ठीक है, इस सीक्वेंस का या इस प्रोग्रेशन का 63rd यानी 63वां टर्म जो है वो कितना होगा, तो -169 होगा। ठीक है, फिर से इस सीक्वेंस का या इस प्रोग्रेशन का जो 63वां टर्म होगा वो कितना होगा, तो -169 होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न मिले, पूछा जाए आपसे व्हाट टर्म है, ठीक है, व्हाट टर्म यानी आपसे n पूछा गया, आपसे नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो नंबर पूछा गया है यानी ऑब्वियस है आपको n निकालना है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो भैया A10 दिया है, यानी 10वां टर्म दिया है,
और यहाँ पे 12वां टर्म दिया है, फिर से 10वां टर्म दिया है और यहाँ पे 12वां टर्म दिया है। क्या पूछा है आपसे? A1 पूछा है, या आप इसको A बोलो, एक ही चीज है, A1 या A या T1 सब एक ही चीज है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो इसका पूरा प्रोसीजर वाइज इसका लंबा जो मेथड है वो फॉलो करो आप, ठीक है, या इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म पे सॉल्व करो इसको। देखो कैसे, आपको पता है A10 है ना, A10 यानी 10वां टर्म, और 10वां टर्म को, ठीक है, 10वां टर्म को आप कैसे लिख सकते हो? खुद सोचो, 10वां टर्म को आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, 10वां टर्म को आप लिख सकते हो कि भैया A+9D है ना, यानी A+9D इज इक्वल टू कितना हो गया? 3.25 है ना, A+9D कितना हो गया? 3.25। अच्छा, 12वां टर्म कितना है? 4.25। तो 12वां टर्म को आप कैसे लिख सकते हो? A+11D है ना, A+11D यानी A+11D कितना हो गया? 4.25 है ना, 4 पॉइंट क्या चीज 25। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? अब आपने सिंपली इन दोनों को सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, और क्या करो, सिंपली इन दोनों को सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? तो इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब 9D में से 11D घटाओगे तो कितना बचेगा? -2D बचेगा, है ना। और ये जो 3.25 है, 3.25 है, इसमें से क्या घटाओगे? 4.25 घटाओगे तो ऑब्वियस है कितना मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। और यहां से 1 और 1 कैंसिल, तो यहां से आप D निकाल दोगे, तो D कितना निकल गया? 1/2। ठीक है, और 1/2 यानी कितना? 0.5। तो यहां से आपको कितना मिल गया? D मिल गया। D कितना मिल गया? तो 0.5 मिल गया। ठीक है, यहां से D मिल गया आपको। D कितना मिल गया? तो 0.5 मिल गया। एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से? अच्छा, आपको करना क्या था? आपको तो A निकालना है, आपको तो A निकालना है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, 10वां टर्म कितना था? 3.25 है ना, जो 10वां टर्म था। ठीक है, जो 10th टर्म था वो कितना था? 10th टर्म था 3.25, और 10th टर्म को हमने कैसे लिखा था? A+9D। A+9D इक्वल टू हमने लिखा था 3.25। अच्छा, और अभी हमने देखा, ठीक है, अभी हमने देखा कि भैया D की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। तो D के जगह पे आपको क्या कर देना है? D के जगह पे 0.5 रख देना है। आपको D के जगह पे 0.5 रख देना है। ठीक है, और इसको क्या कर देना है? सिंपली सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? तो -1.25 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या यहाँ पे जो पूरा प्रॉपर मेथड है इसके थ्रू भी, है ना, ये जो है आपका पूरा प्रॉपर मेथड है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, या हमने जैसे बताया आपको इसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना, और समझ भी आ रहा होगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है क्या कि फाइंड 14th टर्म, आपको 14वां टर्म निकालना है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट टर्म कितना दिया है? 5, तो लिख दो यहाँ पे A दिया है आपका 5। कॉमन डिफरेंस कितना है? -6, तो यहाँ पे लिख दो कि भैया D की वैल्यू कितनी है? -6। कौन सा टर्म निकालना है? तो 14वां टर्म निकालना है, 14th टर्म निकालना है ना। यहाँ पे आपके पास A गिवन है, यहाँ पे आपके पास D गिवन है, निकालना कौन सा है? 14th टर्म। तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है। एक तो है कि आप पूरा तरीका यानी प्रॉपर मेथड फॉलो करो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करो? डायरेक्टली रख दो, ये स्टेप डायरेक्टली आप लेते आ सकते हो। कैसे? तो आपको पता है कि A14 को आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो? A+13D। A+13D, A की वैल्यू आपको पता है 5, तो A की जगह पे डाल दो 5, ठीक है ना, और 13, और D की वैल्यू पता है आपको कितना है भैया? -6, और D की वैल्यू यहाँ पे -6 डाल दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कितना रिजल्ट मिल जाएगा? तो -73। ठीक है, तो यहां से आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस के बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि क्लास काफी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है आपसे। आपसे बोला गया है कि आपको 10th टर्म निकालना है, आपको 25वां टर्म निकालना है। ठीक है, 10th टर्म निकालना है और आपको 25वां टर्म निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो A कितना है? 1 है। ठीक है, D कितना है? तो 6 है। और हमने देखा कि भैया 10th टर्म आपको निकालना है, तो डायरेक्टली आप कर दो।
a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो a की वैल्यू है यहाँ पे, d की भी वैल्यू है, तो सिंपली वैल्यू रख दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप 25th टर्म भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे a दिया है आपका 3 है और d कितना दिया है -21। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से केवल वैल्यू रख देनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म दिया है, यानी a2 दिया है, a2 कितना दिया है 8, है ना, a2 कितना दिया है 8। अब a2 का मतलब क्या, यानी a प्लस डी दिया है 8, a2 का मतलब क्या, a प्लस डी, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे आप d की वैल्यू रख दोगे, है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, d की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको, तो यहाँ पे आप d की वैल्यू रख दोगे, तो d की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 रख दो, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। अच्छा, a मिल गया आपको और d तो है ही आपके पास ऑलरेडी 3। ठीक है, जब a और d मिल गया तो सिंपली क्या करो, जो बोल रहा है 10th टर्म और 25th टर्म ये दोनों आप निकाल दो। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आज का क्लास समझ आया होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस अभी हमने आपको बताया उसका सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अभी देखो, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट था, यहाँ पे क्या पार्ट था कि भैया आपको जो है एक जनरल फॉर्मूला भी डिराइव करना था, आपको जो है यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला भी डिराइव करना था। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला किस प्रकार से डिराइव किया जाता है ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो एक बार आपने ये सब देख लेना है और आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है हम आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, और हम लोग अगले क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है,